हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग माय सीए फाइनल प्रिपरेशन टेक्निक एंड स्ट्रेटजी के बारे में, जिसके कारण मैं सीए फाइनल फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर कर सका और साथ ही मुझे 7 सब्जेक्ट में एग्जामिशंस भी मिले। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। एफआर के अंदर एफआर में मैंने 2 टाइप के मटेरियल को यूज़ किया था। पहला क्लास नोट्स जो कि मुझे वीएसआई जयपुर से मिले थे, एंड सेकंड क्वेश्चन बैंक ऑफ अजय अग्रवाल सर। जो क्लास नोट्स थे उसके अंदर एफआर की जो मॉड्यूल होती है इंस्टीट्यूट के द्वारा जो अपने को मिलती है, विच आर प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट, उसके जितने भी प्रोविजंस होते हैं इंस्टीट्यूट जो अपनी मॉड्यूल में लिखता है, उसी की समरी क्लास नोट्स के अंदर थी फर्स्ट थिंग। एंड जो क्वेश्चन बैंक था उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर एंड इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है सारे के सारे कवर थे। तो बस मैंने इन 2 चीज़ों को यूज़ किया था थ्रू आउट माई एंटायर सीए फाइनल जर्नी। सेकेंड, मैं ये एक एडवाइस देना चाहूँगा जो मैंने खुद ने यूज़ किया था। प्लीज सॉल्व ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ योर एफआर इन योर नोटबुक बाय योर हैंड एटलीस्ट फॉर द वंस, बिकॉज एग्जाम के अंदर नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो अगर हमने एक बार क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व किया हुआ होगा तो अपने दिमाग में एक अप्रोच रहेगी कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे उस क्वेश्चन को इनिशिएट करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन का, अगर वो किसी एक टॉपिक से रिलेटेड आता है तो इसी तरह अगर अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में नए क्वेश्चन को अपन अप्रोच करने में बेटर पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अपन आइडिया लगा सकते हैं कि हम यहाँ से शुरू करते हैं। और शुरू करने के बाद बहुत हाई चांसेस होते हैं कि स्टार्टिंग में भले हमको क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हम एक और उसको शुरू कर देते ना तो करते करते हमको क्वेश्चन काफ़ी समझ में आने लग जाता है और हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड, आफ्टर डेट मैं ये कहना चाहूँगा कि एफआर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर कम से कम आपको 2 मॉक टेस्ट तो देनी ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्टूडेंट से बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। मुझसे भी बहुत सिली मिस्टेक्स होती थी रिगार्डिंग कैलकुलेशंस एंड अदर्स स्टफ्स, बट ये जो मॉक टेस्ट है उसने मेरे 5 से 10 नंबर आराम से इंक्रीज़ किए पर सब्जेक्ट, क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स मेरे को पता चल गई, उनको मैंने नोट डाउन कर लिया और एग्जाम के टाइम में स्पेशल फोकस किया कि ये मिस्टेक वापस नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा एफआर के अंदर सिंस ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ। आपको एफआर में हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका रिलेटेड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोविज़न भी लिख के आना है, जब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा एफआर का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही लार्ज है, हर किसी के लिए वो पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इवन मुझसे भी वो पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत से टीचर्स के एबीसी एनालिसिस वीडियो को देखा, फिर मैंने खुद का एनालिसिस किया बेस्ड ऑन द पास्ट पेपर, बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स, एंड फिर मैंने खुद की 2 कैटेगरी बनाई, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जो व्हाट टू डू कैटेगरी थी उसके अंदर सी कैटेगरी के चैप्टर्स भी इंक्लूड थे। उसका रीज़न ये था, मेरे को ऐसी कैटेगरी बनानी थी जिससे मैं 90 to 95 मार्क्स का पेपर आराम से कवर कर सकूं, चाहे कैसा भी हार्ड पेपर आ जाए। और वही हुआ, एग्ज़ाम में मेरे को अच्छे से याद है 89 मार्क्स का पेपर निकल गया था जो कैटेगरी मैंने बनाई थी, और मैंने सिर्फ 89 मार्क्स का पेपर अटेंड किया और उसमें से मुझे 85 मार्क्स आए, क्योंकि मेरी फिलॉसफी ये रहती है कि मैं जितना भी करूँगा भले वो कम होएगा, लेकिन जितना करूँगा वो बेस्ट करूँगा। तो अगर आपको मेरी एफआर की मतलब जो चैप्टर्स को मैंने डिवाइड किया था कैटेगरी चाहिए और एफआर की डिटेल वीडियो चाहिए, तो वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं वापस समराइज़ कर देता हूँ एफआर को। सबसे पहले क्लास नोट्स जिस टीचर से आपने लिए है वो कीजिए, साथ में क्वेश्चन बैंक कीजिए। सिर्फ आईसीए के क्वेश्चन करने हैं आपको, आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर और मॉड्यूल के क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एक बार सॉल्व जरूर करना, मॉक टेस्ट कम से कम 2 देना। 100% कोर्स नहीं हो पाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरा भी नहीं हो सका था, डिस्पाइट दैट मुझे 85 मार्क्स मिले। अच्छे से कैटेगराइज करें चीज़ों को और वेटेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले करें। और अगर आपको मेरी कैटेगरी चाहिए तो आप यूट्यूब से और टेलीग्राम से ले सकते हैं, मैं आपको सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं एसएफएम के बारे में, पेपर सेकंड। एसएफएम के अंदर भी अप्रोच एकदम सिंपल थी। जो क्लास नोट्स में वही फॉर्मूले और फॉर्मूले के डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब था। और उसके साथ मैंने आईसीआई का प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व किया था। और रिगार्डिंग थ्योरी पोर्शन वो मैंने अजय अग्रवाल सर के नोट्स को रेफर किया था। थ्योरी पोर्शन मैंने अजय अग्रवाल सर के नोट्स को रेफर किया था। उस नोट्स के अंदर हर चीज़ें कवर थी और काफ़ी कंसाइज मैनर में कवर थी, काफ़ी कीवर्ड्स ही थे उसके अंदर। तो वो मेरे को ऐसा लगा कि मैं वो कर दूंगा तो मेरे को 1 डे पहले बहुत आसानी रहेगी करने में। तो मैंने कुछ स्टडी मटेरियल या किसी की कंप्रीहेंसिव बुक नहीं ली, मैंने सिर्फ नोट्स को फॉलो किया और उससे भी मेरा काम चल गया। इसमें भी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप 2 मॉक टेस्ट कम से कम दें, क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है।
तो सिलेबस्टिक होने के चांसेस काफ़ी होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, मेरे तो एटलीस्ट बहुत होते थे। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस बाय अ मॉक टेस्ट, ठीक है। और एसएफएम का कोर्स ज़्यादा लेंदी है नहीं, तो मेरा यही सजेशन रहेगा, प्लीज़ आप 100% कोर्स को कवर करें, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन राइट कि इन सम क्वेश्चंस 2 चैप्टर्स के फॉर्मूले लिंक होके आते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि वो एक चैप्टर से ही क्वेश्चन बनेगा, उसमें से 2 चैप्टर्स की इंटरलिंकिंग होती है। तो अगर उनमें से हमने एक चैप्टर भी अगर छोड़ा हुआ होगा तो वो पूरा क्वेश्चन हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा। इसलिए, और क्योंकि एसएफएम का कोर्स ज़्यादा लार्ज नहीं है, तो प्लीज़ ट्राई टू कवर इट 100%, ठीक है। मैं वापस समराइज़ कर देता हूँ। क्लास नोट्स, आईसीआई का प्रैक्टिस मैनुअल, आईसीआई के अलावा और कोई क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, किसी और इंस्टीट्यूट के सीएमए वगैरह के आपको नहीं करने, सिर्फ आईसीआई ही क्वेश्चन आपको करना है। थ्योरी के लिए अजय अग्रवाल सर के नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, एटलीस्ट आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं और 100% कोर्स कवर कर लोगे तो बेटर रहेगा, फ्रॉम इट्स माई ओपिनियन ओनली। नेक्स्ट अपन चलते हैं पेपर नंबर 3 ऑडिट के बारे में। ऑडिट के अंदर मैंने काफ़ी डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ किया था, मैं आपको बताता हूँ। लाइक कंपनीज एक्ट, पहले के ज़माने में, मतलब ज़माने में इन द सेंस पास्ट फ्यू ईयर्स एगो, कंपनीज एक्ट का काफ़ी वेटेज रहता था, एटलीस्ट 15 मार्क्स का। बट राइट नाउ उसका वेटेज कम हो गया, इट्स ओनली 5 to 7 मार्क्स। तो मेरे लिए 100 से या 110 पेज का मॉड्यूल पढ़ना पॉसिबल नहीं था या वाइबल नहीं था, ओनली फॉर 5 to 7 मार्क्स। तो मैंने सार्थक जैन सर के ड्रॉन चार्ट्स को लिया और मैंने कंपनीज एक्ट या कंपनी ऑडिट सिर्फ उसी से किया और मैंने कुछ नहीं देखा। तो जितना भी कंपनीज एक्ट था वो सिर्फ ड्रॉन चार्ट से ही कवर किया, उसमें से मेरे एमसीक्यू भी कवर हो गए थे। फिर आते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के लिए मैंने 2 चीज़ रेफर की थी, एक तो ड्रॉन चार्ट्स और सार्थक जैन सर, और साथ में अतुल अग्रवाल सर का क्वेश्चन बैंक। उसमें से काफ़ी चीज़ें तो आपको सेम मिल जाएगी, जो क्वेश्चन बैंक में है वही ड्रॉन चार्ट्स में, जो ड्रॉन चार्ट्स में वही क्वेश्चन बैंक में है, तो वो चीज़ आपको कॉमन मिल जाएगी। जो एक्स्ट्रा लगे, आपको लगे वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ चीज़ें आपको एनालिसिस करनी होगी कि एग्जाम में पॉइंट आ सकता है नहीं आ सकता। अगर आपको लगे कि यार इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा, तो आप छोड़ सकते हैं। मैंने भी ऐसी चीज़ें की थी। उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स बचे उसको मैंने वापस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। उसका भी आपको सेपरेट वीडियो है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो व्हाट टू डू कैटेगरी बनाई थी मैंने, उसमें से मैंने सिर्फ वही की थी, और वो मैंने स्टडी मटेरियल से की थी, मैंने और कोई नहीं किया था। क्योंकि कई बार क्या होता है, रेफरेंस बुक के कारण हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने वो सिर्फ स्टडी मटेरियल से ही किया था, ताकि मुझे कीवर्ड्स और लैंग्वेज सेम मिले ऐसे। और जो कंपनी एक्ट है वो ड्रॉन चार्ट से करने का 2 कारण थे। लाइक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के लिए कारण ये था क्योंकि प्रोनाउंसमेंट पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और कंपनीज एक्ट 110 पेज फॉर 5 to 7 मार्क्स पढ़ना वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने उनको दूसरी मटेरियल से रेफर किया। उसके अलावा जितना भी मैंने किया, मैंने सब स्टडी मटेरियल से किया। मैंने अतुल सर के रिविजन जो कीवर्ड हाईलाइट वीडियो है उनको रेफर किया था, ताकि मेरे को आइडिया लगे कीवर्ड्स कैसे हाईलाइट करते हैं, तो वो आप भी कर सकते हैं। अब मैं एमसीक्यू के बारे में बोलना चाहूँगा। एमसीक्यू के लिए कोई भी रेफरेंस बुक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी आप कंसेप्ट पर रीड कर रहे हैं स्टडी मटेरियल से मोर देन सफिशिएंट है। उसके साथ आप जो आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट है उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सीए सानिध्य सराफ सर है, उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र फाइल रिलीज़ की हुई है। उन्होंने उस 10 पेज ब्रह्मास्त्र फाइल 10 पेज की है, 10 से 12 पेज के अंदर उन्होंने जितने भी एमसीक्यू की ट्रिकी पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए। तो आप वो भी साथ में रखें, और क्या करें, जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन कर रहे हैं तो उस टाइम आप एमसीक्यू सॉल्व करते हुए आपको लगे जो ट्रिकी पॉइंट है एमसीक्यू में या जो टफ एमसीक्यू है वो उस ब्रह्मास्त्र फाइल में लिख दीजिए। वो 10 के 12-13 पेजेस बना दीजिए, और उस 12-13 पेज के अंदर जितने भी ट्रिकी पॉइंट्स हैं एमसीक्यू के वो सारे कवर हो जाने चाहिए, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले हाफ एन आवर के अंदर आप सारे एमसीक्यू कंप्लीट कर सको बिना एमसीक्यू बुकलेट खोले, सिर्फ वो 10-12 पेज की शीट देख के। मैंने भी यही किया था, आप भी यही करना, बहुत अच्छी अप्रोच है ये। मॉक टेस्ट देखो, ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट है तो आप एक मॉक टेस्ट दोगे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको लगता है ऑडिट में आपकी प्रैक्टिस कम है या फिर आपको ऑडिट डरावना सब्जेक्ट लगता है तो आप 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मैंने एक मॉक टेस्ट का इसलिए कहा है क्योंकि ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी सब्जेक्ट्स। मैं वापस समअप कर देता हूँ ब्रीफली। कंपनी दैट ड्रॉन चार्ट से किया था, ऐसे ड्रॉन चार्ट्स एंड अतुल सर का क्वेश्चन बैंक, और जितने भी बचे हुए चैप्टर्स है उसमें से व्हाट टू डू कैटेगरी की थी मैंने, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। वो मैंने स्टडी मटेरियल से की थी। क्या अतुल सर की जो हाईलाइट रिवीजन है ना, सॉरी कीवर्ड हाईलाइट वीडियो है, उसकी हेल्प लेके मैंने किया था। एक मॉक टेस्ट दिया था मैंने ऑडिट का, और एमसीक्यू मैंने आईसीआई की किए थे। उसमें से ट्रिकी पॉइंट्स मैंने सानिध्य सर के ब्रह्मास्त्र फाइल में लिख दिए थे, वो 10 से 12 पेज की शीट ही मैंने लास्ट डे रेफर की थी। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं पेपर 4 लॉ के बारे में। देखो, लॉ के अंदर मेरे को काफ़ी अच्छी बुक मिल गई थी, शुभम सिंगल सर की अल्टीमेट सॉल्यूशन, उनके नोट्स और क्वेश्चन बैंक भी अल्टीमेट सॉल्यूशन दोनों यही थे, उसके अंदर सब चीज़ कवर थी। तो मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं देखा था। और एमसीक्यू के लिए मैंने
आईसीआई की एमसीक्यू बुक देखी थी, उसमें से जो भी ट्रिकी पॉइंट्स थे वो मैंने ब्रह्मास्त्र में लिख दिए थे। हाँ, एक और बात, सानिध्य सर के लॉ और ऑडिट दोनों के अंदर ब्रह्मास्त्र फाइल है, तो लॉ के अंदर भी आप ब्रह्मास्त्र, तो आप लॉ सब्जेक्ट के अंदर भी सानिध्य सर का ब्रह्मास्त्र फाइल यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी ट्रिकी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और जो ट्रिकी पॉइंट्स नहीं लिखे हुए वो आप अच्छे से एमसीक्यू को रिवाइज कीजिए, और फिर आप बाद में लिख सकते हैं अपने एडिशनल ट्रिकी पॉइंट्स जो आपको लगे कि ये मेरे को ट्रिगर कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, वो आप उस फाइल के अंदर लिख दीजिए। और लास्ट के दिन आपको 10-12 पेज की वो फाइल के अलावा कुछ नहीं लिखना है। लॉ भी एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो ओनली वन मॉक टेस्ट इज सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी, बट इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर अफ्रेड ऑफ द लॉ और यू आर वीक इन अ लॉ, देन यू कैन गो फॉर द 2 मॉक टेस्ट ऑल्सो। मैं वापस समअप कर देता हूँ। शुभम सिंगल सर के नोट्स, क्वेश्चन बैंक। हाँ, एक चीज़ और, मैंने इसके अंदर भी 100% कोर्स नहीं किया था। व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू कैटेगरी मैंने बनाई थी, क्योंकि लॉ का कोर्स करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अगर आपका कोर्स हो जाता है 100% तो अच्छी बात है, कोई ज़्यादा बड़ा कोर्स है नहीं लॉ का, बट मेरे को थोड़ा सा लॉ में प्रॉब्लम आती थी, तो 100% कोर्स मेरे को टाइम लग रहा था, दूसरे सब्जेक्ट्स में टाइम कट हो रहा था, इसलिए मैंने लॉ को भी एक सर्टेन पोर्शन पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जिससे मैं अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकूँ। तो देख लेना 100% या नॉट 100%, वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, लॉ में आपकी कैसी ग्रिप है। बाकी शुभम सिंगल सर के नोट्स, क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू आपको सिर्फ आईसीआई की करने हैं, और उसमें भी आप ट्रिकी पॉइंट्स की एक शीट बना लेना यूजिंग द ब्रह्मास्त्र फाइल ऑफ सी सानिध्य सराफ सर। अब अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, पेपर 5 एससीएमपी। ये एक मिस्ट्री सब्जेक्ट बन चुका है, इसके अंदर कैसे मार्क्स स्कोर करते हैं, बट मैंने इसके अंदर 73 मार्क्स स्कोर किए थे। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या अप्रोच यूज़ की थी। देखो, मैंने बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग बुक्स को रेफर किया था, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने मैजिक बुक जो CA शंकर कासिया सर की आती है उसको यूज़ किया था फॉर द एंटायर थ्योरी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो प्रैक्टिकल के नोट्स होते हैं लाइक जिसमें फार्मूला और फार्मूले के डेरिवेशंस होते हैं, वो मैंने अतुल सर के यूज़ किए थे। इसका रीज़न ये था कि अतुल सर के जो नोट्स है उसके अंदर हर मेजॉरिटी टॉपिक्स के नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ वो फार्मूला और एग्जाम्पल भी कर लेता हूँ एग्जाम से एक दिन पहले, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता सारे, तो भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन बैंक पे। अब क्वेश्चन बैंक अतुल सर का, संकल्प कासिया सर का दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों ने आईसीआई से ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए हुए, कुछ नया तो है नहीं। एडवांटेज संकल्प सर के क्वेश्चन बैंक में ये है कि उन्होंने टफ क्वेश्चन के आगे QR कोड दिया हुआ है, जिसके आप यूट्यूब में जाके रिवीजन वीडियो सुन सकते हैं। और अतुल सर के क्वेश्चन बैंक में ये एडवांटेज है, उन्होंने जितने भी थ्योरी क्वेश्चन है उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है। तो आपको दोनों में से जो भी ज़्यादा एडवांटेज लगता है आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट में कहना चाहूँगा, जो केस स्टडी और केस सिनेरियो होता है एससीएमपी में, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो 1 से 2 पेज या 3 से 4 पेज जितना भी होता है मटेरियल के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर ICAI के, वो याद करना शुरू कर देते हैं। वो 100% उसको मगअप करने की ट्राई करते हैं और एग्जाम में कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। ना तो वो याद होता है, ना वो कॉपी पेस्ट होता है। स्टार्टिंग में मुझसे भी गलती हुई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ माई लीव, बट फिर बाद में मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को सिर्फ समरी ही करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया था, जो मैजिक बुक है उसके अंदर काफ़ी समरी आपको मिल जाएगी, 50-60%। जितनी भी केस स्टडी और केस सिनेरियो है 50 to 60% आपको मैजिक बुक के अंदर समरी मिल जाएगी, आप उसको लर्न कीजिए। और जो आपको नहीं मिलती है, बची हुई 30-40%, वो आप खुद से अपनी नोटबुक में बनाए, उसको लिखे 1 से 2 पेज के अंदर। उससे क्या आएगा, आपको एक सेट पैटर्न मिलेगा, अप्रोच मिलेगी कि अगर एग्जाम में 1 से 2 पेज का केस स्टडी बन के आती है तो हमको इसमें से कैसे टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको लिंक करना है और कैसे कंक्लूजन देना है, वो आप अच्छे से कर सकोगे। अगर आप 9-10 या 10-12 केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस समरी बना के घर पर करके जाएंगे ना, तो आपको एग्जाम में काफ़ी आसानी रहेगी। और उससे एक काम तो ये हो जाएगा, आसानी रहेगी एग्जाम में, और दूसरा आपके लिए सारी की सारी जो केस स्टडी केस सिनेरियो है वो समरी फॉर्म में अवेलेबल होएगी। तो आपको लास्ट डे यानी कि 1 डे बिफोर एग्जाम बिल्कुल आसानी रहेगी। आपको सिर्फ वही रिवाइज करना है, पूरी की पूरी समरी रिवाइज करने की मतलब जो मॉड्यूल में दिया हुआ है वो रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एग्जाम में भी सब यही करते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं समरी बनाते हैं और समरी ही लिख के आते हैं, और उससे उनको अच्छे मार्क्स आते हैं। और रिगार्डिंग द कवरेज ऑफ कोर्स, 100% कोर्स करना है एसएमपी के अंदर, कोई भरोसा नहीं कब कौन सा चैप्टर 20 से 25 मार्क्स का उठ के आ जाए। पहले बताते थे कि बजटरी कंट्रोल एक लेस इंपॉर्टेंट है तो इसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन वो नवंबर में 20-25 मार्क्स का आ गया। तो इसके अंदर आप बिल्कुल भी खेलना मत अपने साथ, 100% कोर्स कंप्लीट करके जाना। कभी भी कोई भी चैप्टर 20-25 मार्क्स का आ सकता है, और एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देना, क्योंकि एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। केस स्टडी कैसे लिखते हैं उसकी प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट भी है। तो मैं वापस समअप कर देता हूँ। थ्योरी मैंने जितनी भी थी मैजिक बुक से की थी, प्रैक्टिकल जितना भी पार्ट था अतुल अग्रवाल सर के नोट से किया था, एंड क्वेश्चन बैंक आप दोनों में से किसी का भी रेफर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एडवांटेज विच यू वांट टू इनकॉर्पोरेट इन योर जर्नी। 100% कोर्स करना टू बी योर सेफ साइड, एंड समरी बनाना हर एक केस स्टडी, हर एक केस सिनेरियो की, ताकि एग्जाम में भी आपको वही लिखनी है, लर्न भी आपको वही करना है, रिवाइज भी आपको वही करना है। बी क्लियर इन दैट, समरी ही से ही काम करना है। पूरा 1-1, 2-2 या 3-3, 4-4 पेज का अपने को नहीं मटेरियल करना, अपने को सिर्फ समरी बनानी है।
ठीक है, और एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देना क्योंकि काफ़ी ट्रिकी सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। इलेक्टिव में मैंने रिस्क मैनेजमेंट को चूज़ किया था। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आईसीए का मटेरियल ले लेना है और साथ में खुशहाल हुड्डा का इंडेक्स ले लेना है। मैंने क्या किया था, खुशहाल हुड्डा का इंडेक्स लिया था और उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था। हर अल्फ़ाबेट के बाद जो स्पेस होता है उसको मैंने इंक्रीज़ कर दिया था। जैसे ए अल्फ़ाबेट से उन्होंने 10 वर्ड्स को हाईलाइट किया था, मैंने उसमें 10 लाइन का स्पेस और छोड़ दिया था कंप्यूटर के अंदर, ताकि फिर मैंने उसका प्रिंट आउट ले लिया था। अब वो जो 10 एडिशनल वर्ड्स है ना, मेरे को ऐसा लगा कि इन्होंने 10 वर्ड को हाईलाइट किया है फ्रॉम द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ए, लेकिन मैं शायद 20 कर लूँ, तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा स्पेस को मार्क कर दिया था। और फिर मैं जो कुछ एडिशनल वर्ड्स मिले जो ए से शुरू होते थे और जिन पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था, वो मैंने इंडेक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए और उन्हीं वर्ड्स को मैंने स्टडी मटेरियल में हाईलाइट भी कर दिया। तो होता क्या था, जैसे ही क्वेश्चन आता था एग्जाम के अंदर या मॉक टेस्ट के टाइम पे, मैं उसमें से आइडेंटिफाई करता था कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड होगा। और वो टॉपिक से जो रिलेटेड होता था, जैसे वो ए से रिलेटेड होता था, अल्फा सपोज, तो मैंने अल्फा देखा ए के अंदर, उसके सामने इंडेक्स नंबर पे गया और उस पेज पे गया और उसके अंदर वो हाईलाइट हुआ मेरे को ऑलरेडी अवेलेबल था। तो ऐसे करते हुए काफ़ी ईजी हो जाता है। और आपको जितने भी पास पेपर और एमटीपी ये लेके जानी है, आरटीपी इसके अंदर आती है नहीं। और इसके अंदर एक मॉक टेस्ट जरूर देना। बहुत जने सोचते हैं कि यार ये तो ओपन वे से उसी टाइम देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये 4 आवर्स का होता है, लेकिन फिर भी टाइम कई बार शॉर्ट हो जाता है क्योंकि पेपर को हमको उस तरीके से एनालिसिस करके पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि यार ये पूछना क्या चाहता है, फिर उसके बाद इसका जवाब देना होता है। इकोनॉमिक लॉ की तरह ये हर बार सिंपल नहीं आता, कई बार ये टफ भी आ जाता है। और फिर भी अगर आपको इसके बारे में कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स काफ़ी लार्ज सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इसके अंदर अतुल अग्रवाल सर के नोट्स को और क्वेश्चन बैंक को रेफर किया था, उससे काफ़ी इजी हो गया था। मैंने और किसी का क्वेश्चन बैंक रेफर नहीं किया जिसमें 20-30 साल पुराने क्वेश्चन है। वो करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम कम हो जाएगा। फोकस ये होना चाहिए कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो सिर्फ मैंने नोट्स और क्वेश्चन बैंक को किया, 100% कोर्स इसमें भी नहीं किया था। 2 कैटेगरी बनाई थी, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। अगर आपको कैटेगरी देखनी है तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। एमसीक्यू सिर्फ आईसीआई के ही करने हैं और इसमें यश खंडेलवाल सर है, उन्होंने एक शीट बनाई हुई है 10 पेज की, आप वो ले लीजिए। उसके अंदर आपको जो और एडिशनल पॉइंट्स लगते हैं, ट्रिकी पॉइंट, वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देना, ये भी ट्रिकी सब्जेक्ट है। और हाँ, इसमें प्रोविजन लिखना मत भूलना, पूरा कंप्यूटेशन या जो भी चीज़ का क्वेश्चन हो वो सॉल्व करना और नीचे रिलेटेड प्रोविजन 3-4 लाइन के अंदर शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए लिख देना। मैं वापस सम अप कर देता हूँ। अतुल सर के नोट्स और क्वेश्चन बैंक मोर देन सफिशिएंट है। 2 मॉक टेस्ट देना, सिर्फ आईसीआई के एमसीक्यू करना, ट्रिकी शीट्स में कवर कर देना। यश खंडेलवाल सर की वो अवेलेबल है, ठीक है। 100% कोर्स नहीं करोगे चलेगा, मैंने उसका एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो वहाँ से। और अगर आपको खुद की कैटेगरी बनानी है तो आप खुद की भी बना सकते हो, सबका अपना अपना एनालिसिस रहता है इसके अंदर। और एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने यशवंत मंगल सर की समरी बुक और उन्हीं का क्वेश्चन बैंक को यूज़ किया था। अब मैं इसके अंदर क्लैरिफाई कर देता हूँ, समरी बुक के अंदर कुछ चीज़ें कवर नहीं थी जितना मेरे को लगा, तो मैंने क्या किया था, मैं साथ साथ स्टडी मटेरियल को भी रेफर कर रहा था और मैंने काफ़ी एडिशनल पॉइंट्स स्टडी मटेरियल से लेके समरी बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए थे। और जो पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किए थे वो अराउंड 20 to 25 पेजेस के थे, उसको मैं ऑलरेडी यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो यानी कि समरी बुक और वो जो 20 पेज है वो आप कर लोगे तो आप पूरा कवर कर लोगे इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड, क्वेश्चन बैंक में आपको एमसीक्यू नहीं देखने, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू बुकलेट ही देखनी है। और अभी तक मेरे को जितना नॉलेज है, किसी टीचर ने 10-12 पेज की ट्रिकी पॉइंट की शीट रिलीज़ नहीं की है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, तो ये मेहनत आपको खुद को करनी होगी। मतलब आप सारे एमसीक्यू बुक से देखें और जो भी ट्रिकी पॉइंट है वो एक 10-12 पेज की शीट बना के लिख लीजिए, ताकि आपको लास्ट डे बिफोर द एग्जाम काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने इसमें भी 100% कोर्स नहीं किया था, 2 कैटेगरी बनाई थी, उसका मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये एक ईजी सब्जेक्ट है और जनरली सबको ईजी लगता है, एग्जाम में भी ज़्यादा टफ पेपर आता नहीं है, तो सिर्फ एक मॉक टेस्ट दोगे तो भी सफिशिएंट है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर 2 देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट 1 इज़ ऑल्सो इनफ। मैं वापस सम अप कर देता हूँ। समरी बुक प्लस मैंने जो एडिशनल पॉइंट्स लिखे थे वो, और क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यू नहीं करने, एमसीक्यू के लिए सिर्फ एमसीक्यू बुकलेट करनी है और खुद की एक शीट बना लेना 10 से 12 पेजेस की। 100% कोर्स नहीं होएगा तो भी चलेगा, मैंने भी नहीं किया था, कैटेगरी देख लेना। और एक मॉक टेस्ट आपको मिनिमम देना ही है इसके अंदर। अब मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो मेरे को लगता है कि मतलब पास और फेल होने में काफ़ी बड़ा क्राइटेरिया रहता है। सी बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर में बहुत से स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। वो कंसेप्ट्स को तो एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद वो नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। मेरे ख्याल से ये गलत अप्रोच है। हमको है ना
1 2 3 4 बार जितनी बार भी हम रिवीजन कर सके ना, हमको पहले कंसेप्ट नोट्स को रिवाइज करना चाहिए, फॉर्मूले को लर्न करना चाहिए, फिर उसके बाद हमको एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस होती है, लेकिन एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। हम 1000-2000 क्वेश्चन नहीं लेके बैठ सकते, हमको एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, और साथ में हमको मेजर फोकस करना है अपने कंसेप्ट्स के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में नए क्वेश्चन आएगा तो वो कंसेप्ट ही काम आने वाले हैं, जो पुराने क्वेश्चन मगअप किए हुए वो काम नहीं आने वाले। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़, देखो एग्जाम में क्या होता है, जब हार्ड पेपर आ जाता है तो 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक टाइप के स्टूडेंट ये होता है, और ये पेपर तो बहुत टफ है, वो इतने घबरा जाते हैं, जो क्वेश्चन उनको आता है वो भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते, और जो नहीं आता है वो तो करेगी कैसे, तो वो फिर फेल हो जाते हैं। लेकिन इसी तरह दूसरी तरफ जो पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलते हैं कि यार देखी जाएगी, अपन तो करते हैं, इतनी मेहनत की, अपन तो करेंगे उसको कैसे ना कैसे करके, वो क्या करते हैं, जो क्वेश्चन उनको पहले आता है वहाँ से शुरू करते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, 40 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। फिर उसके बाद जो नहीं आता है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं वो, और करते करते उनको वो भी थोड़ा बहुत आने लग जाता है। और देखो, जो नया क्वेश्चन होएगा ना, वो सबके लिए नया आएगा, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, और हर के लिए। वो किसी को 100% सही नहीं आने वाला है। तो जो जितना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके उसको जितना ज़्यादा सॉल्व कर देगा ना, उसको उतने ज़्यादा बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, घबराने से कुछ नहीं होएगा, जितना आपने पढ़ लिया वो सफिशिएंट है। अब आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आना है। हार्ड क्वेश्चन में सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। और भी किसी को इससे रिगार्डिंग डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।